उम्मीद है कि आप बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी को अपने जारी रखे होंगे। चलिए, इसी शुभकामना को प्रेषित करते हुए हम लोग माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हिंदी उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे करेंगे और क्लास को यदि आप चाहें तो शेयर कर दें। ये सब आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, एक बार हम तो शेयर कर दें। चलिए भाई, आपके ऊपर है, चाहे तो शेयर कर दें क्लास को। हिंदी उपसर्ग और प्रत्यय की ये लाइव क्लास आपके सामने जा रही है। आइए हम लोग समझेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। पार्ट 1 है, 3-4 पार्ट में यह क्लास आपको कराई जाएगी। ठीक है, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके पहले आपको थोड़ा सा परिचय उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित जो जरूरी है वो दे दें। उपसर्ग किसे बोलते हैं? उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का क्या अर्थ होता है कि किसी शब्द के नजदीक आकर के नया शब्द बनाना। प्रदीप कुमार यादव, यस सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपसर्ग। प्रत्यय क्या हो जाता है? तो प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 हो जाती है। यहाँ पे उपसर्गों की बात कर लें कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, प्रश्न पूछता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22 हो जाती है। कितनी? 22 हो जाती है। दूसरा पूछे कि हिंदी में कितने उपसर्गों की संख्या है। चलिए प्रदीप जी बताइए कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है। प्रदीप जी जरूर बताएंगे आप। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है। चलिए भाई, प्रश्न आपके सामने है, हिंदी उपसर्ग से रिलेटेड पूछ रहा है कि कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है। भाई मेरे प्रदीप बताइए क्या होगा जवाब। हिंदी उपसर्ग जानेंगे तभी ना। हिंदी उपसर्गों की संख्या प्रदीप अभी बताए नहीं आप, तो 10 होती है। कितनी? 10 होती है हिंदी के उपसर्गों की संख्या। इन 10 को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अ हो जाता है या अन, अ या अन हो जाता है जिसका अर्थ होता है अभाव। ठीक है, एक हो गया। दूसरा अध हो जाएगा, अध, इसका अर्थ हो जाता है आधा। चलिए भाई, प्रदीप जी ने सही जवाब दिया है। थोड़ा सा लेट आता है आंसर, कोई बात नहीं, 10 सही बताया आपने। उन, उन हो जाएगा। चलिए प्रदीप जी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर हम लोग आंसर पे चलते हैं। उन हो जाएगा। औ हो जाएगा, औ। पांचवा हो जाता है क या कु, क या कु हो जाएगा। छठवां हो जाएगा भर, भर। सातवां क्या हो जाता है? सातवां हो जाएगा नी, अर्थात रहित। जैसे निधड़क, निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। आठवां हो जाएगा दू, आठवां हो जाता है दू, अर्थात कम, हीन। नौ हो जाता है बिन, बिन, जैसे बिन ब्याहा। और 10वां हो जाएगा स, स या सु, स या सु। चलिए प्रदीप भाई, अब इसका आंसर उम्मीद है कि आ गया होगा आपको। डी राइट आंसर हो जाएगा, डी।
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्रदीप जी। चलिए सी नहीं होगा। जो सम है वो संस्कृत उपसर्ग है। कौन सा? संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आ जाता है सम। संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 होती है। और आप समझ गए होंगे संस्कृत में सम उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम। देखिए यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगेगा? सम। जिसका अर्थ हो जाता है, सम का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से। सम का उपयोग हो जाएगा अच्छी तरह से। अच्छी तरह, समान, समान, संयोग, ये सब सम के अर्थ हो जाएंगे। ये हमारे हिंदी के हैं, इन्हें याद रखिएगा। और आगे से गलती ना हो तो कोई बात नहीं। हम लोग जैसे स से और कौन से शब्द बनते हैं? ये जो स उपसर्ग है इससे कौन कौन से शब्द बन जाते हैं? जैसे सपूत हो गया, सपूत, सजग, सजग, सपूत, सुपात्र, सुपात्र, सपूत। चलिए भाई बस क्लास में बने रहिए। बाकी तो धन्यवाद से बड़ा यही है कि आप क्लास को देखते रहें, वही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। चलिए तो हिंदी उपसर्ग से हम लोग समझ चुके हैं। दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं। उल्लेख में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उल्लेख में कौन सा उपसर्ग शामिल होता है? चलिए अब इसका जवाब दीजिए। उल्लेख में कौन सा उपसर्ग आता है? तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्गों की बात की जाती है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्गों की बात की जाती है। जैसे कुछ कुछ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कुछ उपसर्ग संस्कृत के जैसे प्रति हो गया, प्रति, प्र हो गया, दुर, दुर या दुस हो जाएगा। ये संस्कृत के उपसर्ग हम लिख रहे हैं। सम हो जाता है सम, अभी इसके बारे में बताए थे। निर हो जाता है निर या निस, निर या निस। चलिए भाई प्रदीप जी का फिर से एक बार जवाब आ गया। अभी जांचेंगे परखेंगे कि सही है या गलत है। अध है, ठीक है। और उत एक उपसर्ग होता है, उत या उद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरे का बी। दूसरे का बी हो जाएगा उल्लेख। और उत का अर्थ यदि पूछे कि उत का अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग होता है ऊंचा के अर्थ में। ऊंचा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ऊपर, ऊपर आदि इसके अर्थ हो जाते हैं। ठीक है। उत भी और उद भी दोनों इसी में आ जाते हैं। उत और उद दोनों के एक ही अर्थ होते हैं। जैसे उद्घाटन, उद्घाटन, उद से बनेगा उद्घाटन। उल्लास, उल्लास, ये सभी उत से उद से बनने वाले शब्द हैं। उत्तम, उत्तम। और उच्चारण, उत धन चारण, उच्चारण को क्या लिखेंगे? उत धन चारण। चलिए भाई समझ गए होंगे। निर्भय में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? निर्भय, निर्भय में उपसर्ग बताना है। आज हम लोग लगभग 1400 प्लस सब्सक्राइबर के साथ बढ़े हैं और एक कारवां एक सब्सक्राइबर से शुरू होकर के 1400 पे आया था। हम लोगों ने 1000 में प्रयागराज में केक काटा था और 2000 सब्सक्राइबर होगा। उम्मीद है कि हम लोग फिर से कहीं एक ऐसी ही महान जगह पे पूरा करेंगे इसे। निर्भय में उपसर्ग का जवाब दे रहे हैं। चलिए भाई सी बता रहे हैं। निर्भय, निर उपसर्ग इसमें बता रहे हैं। तीसरे का सी, निर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? निर उपसर्ग बताए हैं। एक निर होता है और निस भी होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाँ चलिए, निस उपसर्ग इसका प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? तो इसका प्रयोग रहित के अर्थ में करते हैं। रहित के अर्थ में, निषेध के अर्थ में, बिना के अर्थ में,
इन अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं प्रदीप भाई, जैसे निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण के साथ जैसे निरोग, निरोग, निरोग को हमेशा इसी तरह लिखते हैं, ये वाला निरोग गलत होता है, ये जो निरोग है ये गलत है, इस तरह नहीं लिखेंगे, निरोग हमेशा इसी तरह लिखेंगे। निर्धन, निर्धन, ठीक है। निश्चल, निश्चल, अब यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निस उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। चलिए, संहार शब्द में उपसर्ग बताइए, संहार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सम, संग, हार, सम। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संहार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? संस्कृत के कुछ उपसर्ग जैसे अभी हमने आपको बताया था, अधि तक बताया, अति हो जाता है, अति भी संस्कृत उपसर्ग है, अनु भी है, अनु, आ। चलिए प्रदीप भाई, आपका जवाब आ रहा है। सुनील सर पता नहीं क्यों एकदम छोड़ दिए, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं बहुत मनोवेग से, उसके बाद भी नहीं आते हैं क्लास में। अभी, उत या उद, ये तो हमने आपको बता दिया है, उत या उद। सु, देखिए सु संस्कृत उपसर्ग है, लेकिन स हिंदी का उपसर्ग है। नी, परी, ठीक है। आइए, इसका सही जवाब हो जाएगा समहार, समधन हार। संहार को क्या लिखेंगे? समधन हार, यहाँ पे हो जाएगा संहार। इसका प्रयोग, सम का प्रयोग करते किस लिए हैं? तो समान के लिए करते हैं, समान, संयोग, बता चुके हैं आपको, फिर से एक बार सुन लेंगे। जैसे संगोष्ठी लिखते हैं, संगोष्ठी, समधन गोष्ठी, समधन गोष्ठी। संकल्प, आपका संकल्प है दरोगा बनने का, संकल्प तो क्या हो जाएगा? ये समधन कल्प। संविधान, बाबा साहेब का जो संविधान है, समधन विधान। संविधान किसने लिखा है? 389 उसमें सदस्य थे, ठीक है, इन सभी लोगों ने मिलकर लिखा है, इसको ध्यान में रखेंगे। समधन विधान। चलिए भाई, आंख, आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या है? आदान में सही उपसर्ग क्या है? आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या है, बताएंगे? तो ठीक है, आदान शब्द में सही उपसर्ग आप बता रहे हैं आ, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, आ का प्रयोग क्यों करते हैं? तक के लिए, तक के लिए, और के लिए, तक के लिए, और के लिए, समेत के लिए, विपरीत के लिए, ठीक है। जैसे आजन्म, आजन्म, आमरण, आमरण, आजीवन, ये हो गया आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? चलिए, छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? अननढ़, भाई अननढ़ शब्द ही गलत है, अनपढ़ होता है, और यहाँ पे अन उपसर्ग हो जाता है, अनपढ़। अनिष्ट, अनिष्ट। चलिए, आपको कुछ और उपसर्ग बता दें।
जैसे उप संस्कृत उपसर्ग होता है उप, वी, ये सब संस्कृत उपसर्ग हैं। प्रादुर, प्रादुर, तो यहाँ पे अ उपसर्ग कहाँ पे लगा है बताएंगे? जवाब आ गया है प्रदीप भाई का। चलिए, पता नहीं क्यों आप डिलीट कर दिए, कोई बात नहीं। अथाह शब्द में, अथाह में अ उपसर्ग लगा है। अथाह में, किसमें? अथाह में अ उपसर्ग लगा है। चलिए, सातवां प्रश्न आपके सामने। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संग्राम। संपादक, संपादक, संग्राम, संपादक, संपादक, संशोधन, संशोधन, संसार। इससे सब में कौन सा उपसर्ग होता है? सम उपसर्ग होता है। सम उपसर्ग होता है इन सभी में। और बी सही जवाब हो जाएगा। बी होगा भाई, यहाँ पे सी लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। चलिए, इसको हम लोग बी माने या सी माने, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। सम धन ग्राम, सम धन ग्राम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द में से उपसर्ग को पहचाने। दुर्दिन, दुर्दिन में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताएंगे आप? दुर्दिन में कौन सा उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। चलिए, डी बता रहे हैं सर जी, तो डी बता रहे हैं प्रदुमन। एक गलत बताए थे, उसके बाद लगातार आपके जवाब सही आ रहे हैं। तो दुर्दिन में दुर उपसर्ग होता है और इसी के साथ दुस को भी माना जाता है। दुर और दुस एक ही साथ गिने जाते हैं। इनका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो बुरा के अर्थ में करते हैं। बुरा, दुर्दिन अर्थात बुरा समय, कठिन समय, कठिन, जैसे दुर्गम, कठिन रास्ते को कहते हैं। ठीक है। दुष्ट के अर्थ में करेंगे, दुष्ट के अर्थ में, हीन के अर्थ में करते हैं, समझ गए होंगे आप। आ, दुर्बोध, दुर्बोध, दुष्कर, दुष्कर, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, ये हो गए आपके दूर से बनने वाले शब्द। दिए गए शब्द में उपसर्ग को पहचाने। चलिए भाई, यहाँ बताइए कि कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है। चलिए, जवाब देंगे इसका कि कौन सा उपसर्ग यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ये सभी संस्कृत उपसर्ग हैं। अभी तक एक पहले प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी संस्कृत उपसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। अवकाश में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है? अवकाश में कौन सा शब्द प्रयोग में, कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है? तो चलिए, आओ इसका सही जवाब हो जाएगा आओ। इसमें अव का अर्थ यदि देखें, अव का अर्थ यदि देखें तो पतन के बारे में, बुरा के बारे में, हीन के बारे में, हीन के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अवकाश हीन के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अवगुण, गुण से हीन, गुण से हीन, कार्य से हीन,
कार्य से जब हीन व्यक्ति रहता है तो अवकाश प्राप्त कर लेता है, छुट्टी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, 1 मिनट भाई, बैटरी लगा दें चार्ज में। चलिए, बैटरी लो हो गई थी, कोई बात नहीं, हमारी नहीं, इसकी, लैपटॉप की। अवज्ञा, अवज्ञा अर्थात आज्ञा से हीन, ज्ञान से हीन। ठीक है, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग को पहचाने, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग को पहचाने। विहार शब्द आया है, विहार के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग में होगा? चलिए बताएंगे, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? विहार के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब बताइए। तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? विशेषता बताने के लिए करते हैं, विशेषता बताने के लिए, विशेषता, और क्या बताने के लिए? भिन्नता, भिन्नता या अभाव के अर्थ, या अभाव के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विहार। ऐसे ही व्याकुल शब्द होता है, व्याकुल, इसमें पूछे कि कौन सा उपसर्ग लगा है व्याकुल में, यहाँ पे वी उपसर्ग लगा है और वी धन आकुल हो जाता है, वी धन आकुल। फिर आपसे पूछे यदि व्याप्त में कौन सा उपसर्ग है, व्याप्त में उपसर्ग पूछे तो पूछ देता है कि इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। जैसे व्याकुल को दे देगा तो वी धन आकुल, वी धन आप्त। चलिए, ये हो गए आपके 9वें प्रश्न के आंसर। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए शब्द में उपसर्ग को पहचाने, निसंकोच में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निसंकोच में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? चलिए, प्रदीप भाई चले गए क्या आप? लगता है चले गए हैं, कोई बात नहीं। निसंकोच में कौन सा उपसर्ग होगा, बताएंगे? तो निस हो जाएगा इसमें, निस उपसर्ग हो जाएगा निसंकोच में, यही तो होना चाहिए ना। जैसे आपसे पूछे निसंदेह लिखा जाता है, निसंदेह, निसंदेह, इसका यदि पूछे, हाँ है अभी, अच्छा है अभी, तो रहिए पूरा। 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न तक रहेंगे आप। निसंदेह का क्या हो जाएगा? निस धन सम धन देह, निस धन संकोच, निस धन संकोच हो जाएगा निसंकोच, निसंकोच। ठीक, निर्विकार, निर्धन विकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए शब्द में उपसर्ग को पहचानिए, उपसर्ग की पहचान करना है यहाँ पे, बताएं क्या हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लिए गए हैं, तो पहले हम लोग उपसर्ग को देख लेते हैं, फिर प्रत्यय को देखेंगे। नियुक्त में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यही बताना है भाई। नियुक्त, निकृष्ट, निरोध। चलिए, निरोध एक शब्द होता है, इसका हो जाएगा निधन रोध। निकृष्ट,
निकृष्ट क्या क्या हो जाएगा? निधन कृष्ट। निधन कृष्ट। चलिए डी बता रहे हैं आप, तो डी सही हो जाएगा। नियुक्त में नी उपसर्ग हो जाता है, और नी का अर्थ किस अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं? निषेध के अर्थ में। निषेध के अर्थ में, अर्थात मना किया जाता है। नीचे के अर्थ में, किसके? नीचे के अर्थ में करते हैं। अधिकता के अर्थ में करते हैं। अधिकता अर्थात अतिरिक्तता। अतिरिक्तता। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग को चुने। उपसर्ग बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रयोग हुआ है। उत्कर्ष में, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, यही बताएं आप। उत्सर्ग, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सभी संस्कृत के उपसर्ग हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए, उत सही जवाब हो जाएगा इसका। क्या? उत सही जवाब हो जाएगा। अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है? अलंकार। यदि पूछ दे कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं अलम। अलम धन कार। अलम धन कार। अलम एक उपसर्ग है, संस्कृत का ही एक उपसर्ग होता है, और इसका अर्थ बहुत के अर्थ में प्रयोग करते हैं। बहुत के अर्थ में अलंकार। दिए गए शब्द में उपसर्ग को चुनना है। संभावना। चलिए संभावना में क्या हो जाएगा उपसर्ग, यही बताना है यहाँ पे, तो बताएंगे। संभावना। संभावनाओं पर टिकी है दुनिया। संभावना। कैसी भावना? संभावना। अच्छी भावना, समान भावना, संयोग, पूर्णता की भावना। संहार। संहार। संतोष। संतोष। संधि। संधि में कौन सा उपसर्ग लगा है? संधि में सम उपसर्ग लगा है। सम धन धी। सम धन धी। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत। संस्कृत में उपसर्ग है समधन कृत। समधन कृत हो गया संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्रत्युन्न प्रत्युन प्रत्युत्पन्न मति। पहले तो हम बोल ही नहीं पा रहे थे। प्रत्युत्पन्न मति में शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? चलिए बताएंगे। प्रत्युत्पन्न मति। चलिए भाई, यहाँ पे स्मिता पांडे, गुड इवनिंग। चलिए जवाब दें, यदि आए, न आए तो भी जवाब दें। हो सकता है कि तुक्का सही हो जाए, और उसके बाद भी यदि इच्छा ना हो तो ध्यान पूर्वक क्लास को देखें, ज्ञान का वर्धन करें। 3 ऑप्शन, लेकिन क्लास को देखना है। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा समास हो जाएगा? तो चलिए आते ही आपने आंसर दिया डी और बी दोनों। चलिए भाई, तो बी तो नहीं होगा, डी हो जाएगा। संस्कृत उपसर्ग है डी। प्रति उपसर्ग हो जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं विरोध के अर्थ में। विरोध के अर्थ में, सामने के अर्थ में, बराबरी के अर्थ में। बराबरी के अर्थ में, हर एक के व्यक्ति, हर एक के, जैसे प्रत्येक। जैसे प्रत्येक, हर एक की बात की जाती है प्रत्येक में। तो डी हमारा सही हो जाएगा। प्रदुमन, कैसे बी बता रहे हैं, गलत है बी। डी होगा। प्रति उपसर्ग हो जाता है प्रत्युत्पन्नमति में। इसी से यस सर डी होगा। हाँ ठीक है। प्रतिकूल हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष। प्रति उपसर्ग में है प्रत्यक्ष, अर्थात प्रतिधन अक्ष।
प्रतिधन अच्छ, क्या क्या लिखा जा रहा है? प्रतिधन अच्छ, ठीक है। प्रत्युत्पन्न में भी प्रति उपसर्ग है, प्रतिहिंसा में भी वही होगा। किसी ने आंसर अपना मिटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? आप लोग जवाब दें। दो तीन लोग, दो लोग हैं जवाब दे रहे हैं। प्रतिकूल, जब हमारी स्थितियां हमारे विपरीत हों तो प्रतिकूल समय होता है, और प्रतिकूलता में हमारा साथी हमारा धैर्य होता है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। आप लोग सोचेंगे कि उपसर्ग प्रत्यय में ये कहां से आ गया? मित्र अरुनारी। तुलसी बाबा ने लिखा कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपदा काल, आपदा काल परीक्षों, ये परीक्षों, अब हिंदी थोड़ी सी गलत हो सकती है तुलसी बाबा के अनुसार। यह चारी, यह चारी, ठीक है। तुलसीदास जी ने लिखा कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, अर्थात धैर्य का, अपने धर्म का जो धर्म आप धारण किए हैं, मित्रता का और नारी का, चार स्थितियों में, अरे इन चारों का आपदा काल में परीक्षण किया जाना चाहिए, या आप चाहें तो कर सकते हैं। आपदा काल में आपका धैर्य यदि नहीं टूटता है तो आपका धैर्य अच्छा है। धर्म आप नहीं बदलते हैं, चाहे कितना आक्रमण हो जाए, आप हिंदू से मुसलमान नहीं होते हैं, या मुसलमान से हिंदू नहीं होते हैं, क्रिश्चियन नहीं होते हैं, तो भी मित्र यदि आपकी विपरीत परिस्थिति में आपका साथ छोड़ दे, और नारी यदि आपके विपरीत समय में आपका साथ छोड़ दे, तो यहाँ पे प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। बिना मतलब का हम आपको ज्ञान देने लगे। चलिए, मिस यूनिक नेक्स्ट कोई आया है, चलिए भाई स्वागत है आपका। तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प? यस पंडित जी, भाई पंडित जी की बात नहीं है यहाँ पे, तद्धित प्रत्यय आया है। चलिए, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा यदि बतानी हो तो संज्ञा सर्वनाम तथा, जैसे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है। थोड़ा सा देख लेंगे कि प्रत्यय अब आ गया है, अभी हम लोगों ने उपसर्ग देखा था। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित ध है भाई प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए, कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी या अविकारी हो जाता है। कृत का अर्थ होता है कि क्रिया अथवा धातु में, क्रिया, धातु को तो क्रिया कहते हैं, धातु या क्रिया, ये क्रिया और धातु के साथ अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं क्रिया और धातु के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। और 28 इनकी संख्या होती, कितनी? 28 संख्या इनकी हिंदी में होती है कृदंत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय जो है क्रिया के धातु या मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। ये लोग संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि कृत प्रत्यय क्रिया में लगेगा, जैसे
घुमक्कड़, भुलक्कड़। तो घूमना क्या है? क्रिया है। घूमना क्रिया है। घूमना, खाना, पीना, सोना, गाना, नाचना, सब में ना ना आया है ना, तो ये सब क्रिया है। जब क्रिया में कोई प्रत्यय लगेगा तो कृत प्रत्यय हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जब कोई प्रत्यय लगेगा, जैसे बपौती, तो बाप शब्द क्या है? बाप संज्ञा है। बाप शब्द क्या है? संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, तो बूढ़ा क्या है? बूढ़ा संज्ञा है। बूढ़ा संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। तो जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में कोई प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, तो वहां पे हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। और जब क्रिया में लगेगा तो कृत प्रत्यय। क से क्रिया याद कर लीजिए, बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। चलिए, तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है? सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। 16वें प्रश्न का सही जवाब अभी तक आया नहीं है। तो सुंदरता क्या है भाई? सुंदरता है संज्ञा। मानवता भी संज्ञा है, दुर्बलता भी संज्ञा है, सर्दी, गर्मी, गरीबी, ये सभी संज्ञा है। सभी क्या है? संज्ञा है। मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, ये सभी क्या है? संज्ञा है। सुनार, लुहार, कुम्हार, सभी क्या है? संज्ञा है। ये भी संज्ञा है। सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, भाववाचक संज्ञा है। ये देखिए, पहला भाववाचक संज्ञा है। सर्दी, गर्मी, गरीबी, ये सभी क्या है? ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सर्दी, गर्मी, गरीबी, ये सभी नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, ये अवस्था है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है? तो कोई बेमेल नहीं है। सभी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। सभी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। कोई भी इसमें कृत प्रत्यय नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। प्रदीप भाई, समझ में आया? स्मिता पांडे जी बताएं, समझ में आया? मिस यूनिक हैं कि गायब हो गए? अगर हैं तो बताएं समझ में आया कि नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है? कौंतेय, राधेय, राष्ट्रीय, पाथेय। पूछ रहा है कि असंगत विकल्प कौन सा है। चलिए बताएंगे। प्रत्यय, देखिए उपसर्ग से प्रश्न गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन प्रत्यय से प्रश्न गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए प्रत्यय, अगली वीडियो हम प्रत्यय पे ही लेके आएंगे, ताकि गलती की संभावना ना के बराबर रहे। इसमें सही हो जाएगा इसका जवाब सी, राष्ट्रीय। देखिए यहाँ पे कौंतेय आया है, अर्थात कौन सा प्रत्यय आया है? ए प्रत्यय आया है। ए प्रत्यय, कौंतेय, राधेय। ठीक है भाई, ए प्रत्यय आया है। राधेय, कौंतेय और पाथेय। राष्ट्रीय में ई प्रत्यय आया है, तो इसलिए यह अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्यय निर्मित शब्द की पहचान करें। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें प्रत्यय शब्द लगा है? चलिए बताएंगे। तो यहाँ पे भाई उपसर्ग लगा है। यहाँ पे उपसर्ग लगा है। यहाँ पे उपसर्ग लगा है। उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग लगा है यहाँ पे? प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग। अतिशय में अति उपसर्ग लगा है। अति उपसर्ग लगा है। निखिल में नी उपसर्ग लगा है। लेकिन भुक्खड़ में क्या लगा है? अक्कड़। अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय लगा है। भुक्खड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़। ठीक है, ये सभी हो जाते हैं प्रत्यय। भुक्खड़, तो अक्कड़ प्रत्यय से घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़। ठीक है। मानवता में कौन सा प्रत्यय लगा है?
मानवता में प्रत्यय कौन सा है, यही बताना है आपको। मानव, मानव धनता, मानव धन ता, जैसे श्रोता, जैसे श्रोता, ज्ञाता, त्राता, दाता, वक्ता, सभी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इन सभी में श्रोता, ज्ञाता, त्राता, दाता, वक्ता, ये सभी कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं और इसमें ता प्रत्यय लगा है। स्मिता पांडे जी, ता आपका सही है। चलिए, चिमटी में कौन सा प्रत्यय लगा है, चिमटी में प्रदुमन और स्मिता पांडे जी दोनों लोग जवाब देंगे कि चिमटी में कौन सा प्रत्यय लगा है। गलत होगा तो भी कोई बात नहीं, सही होगा तो अच्छी बात है। चिमटी में कौन सा प्रत्यय होगा, ये जवाब आप लोगों को देना है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बैठक, चलिए बताएंगे इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। बैठक में कौन सा प्रत्यय है, बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा है। चलिए भाई बताइए कि बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा। एक हमने पूछा चिमटी का, तो चिमटी में ई प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय, चिमटी में ई प्रत्यय लगता है। और कृति में, कृति में पूछे, चलिए कृति में यदि पूछे कि कौन सा प्रत्यय है तो ती प्रत्यय हो जाता है कृति में। आहुति में त्रि प्रत्यय है, आहुति में त्रि है, आकृति में है, गति में है, रीति में है। और चलिए आपका भी जवाब सही है पांडे जी। बैठक में कौन सा, इसका प्रदीप बता दिए हैं क्या, बी, चलिए क प्रत्यय लगा है बैठक में। देखिए बैठ शब्द जो है, बैठ शब्द क्या है, पूरा है, क प्रत्यय लगा है। अब आप लोग बताइए कि ये तद्धित प्रत्यय होगा, तद्धित होगा, या इसमें एक या दो में जवाब दे देंगे आप लोग, करती। अगर एक है तो एक लिखें, दो है तो दो लिखें। इसमें कौन सा प्रत्यय सही हो जाएगा, जो बैठक शब्द है ये तद्धित प्रत्यय है या कर्तृ प्रत्यय है, चलिए बताएंगे। चलिए, तो दो जवाब आ रहा है, दो। जब भी कहीं पे क्रिया में कोई प्रत्यय, क्रिया या धातु में कोई प्रत्यय जुड़ेगी उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। और बैठना, उठना, खाना, पीना सभी क्या है, क्रिया है, इसलिए इसमें कर्त प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है भाई। कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। इसका सही जवाब शायद आप लोग न बताएं, इसका सही जवाब, हाँ बैठक में अक प्रत्यय होगा, न कि, हाँ ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे सुधार लेंगे, मुझे भी कुछ लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में अक दिया ही नहीं है, ऑप्शन में अक प्रत्यय ही नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन में अक प्रत्यय नहीं है, आक है, जबकि अक प्रत्यय होता है। और यहाँ पे हमें भी लग रहा है कि अक ही होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए हम लोग उसके साथ नहीं जा पाए। अक प्रत्यय जैसे ग्राहक, ग्राहक,
गायक, साधक। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है इसीलिए उसके साथ नहीं गए हैं। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के भेद पूछ रहा है। तो भेद की बात करेंगे तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो, इनको देखिए, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, इनको विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी में बांटते हैं कृत प्रत्यय को। और तद्धित प्रत्यय के कुल 8 प्रकार होते हैं। तद्धित प्रत्यय के कुल कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं, जैसे कर्तवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। और कृत प्रत्यय को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कृत प्रत्यय को 4 भागों में बांटते हैं। विकारी और विकारी इसके भेद हो गए, और इनके 4 भेद और होते हैं अलग से। ये तो 2 विकारी और अविकारी हैं। जब हम लोग इन्हें 4 में देखते हैं तो क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, कर्तवाचक संज्ञा, कर्तवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत, वर्तमान कालिक कृदंत, और भूतकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत। चलिए, डी हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। आगे बढ़ें। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? चलिए भाई बताएंगे कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। चलिए, इंटरनेट ने अपना खेल प्रारंभ कर दिया है। बफरिंग स्टार्ट हो गई है। बने रहेंगे साथ में, उम्मीद है कि जल्द जुड़ेंगे हम लोग। चलिए भाई, बफरिंग हो रही है तो साथ में बने रहेंगे, उम्मीद है कि जल्द जुड़ेंगे। चलिए, बफरिंग हो रही थी, उम्मीद है कि क्लास आपके यहाँ पहुंच रही होगी। चलिए भाई, बफरिंग हो रही थी, ठीक है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्लास चल रही होगी, उम्मीद तो यही की जा रही है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो बनाकर में बताएंगे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए भाई बताइए, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? बनाकर, खाकर, पीकर। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लास को फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 23वां प्रश्न, भौतिकी। चलिए, रेती, फांसी, रेती, फांसी, चिमटी, भौतिकी। चलिए भाई, क्लास को खत्म करें फटाफट, इसका कोई भरोसा वरोसा है नहीं। जब से रिचार्ज कर देते हैं उसके बाद बिगड़ने लगता है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट, आहट प्रत्यय, इसमें कौन सा? आहट प्रत्यय। घबराहट, चिल्लाहट, आहट, चिल्लाहट, घबराहट, बौखलाहट। इन सब में आहट प्रत्यय हो जाता है। चिल्लाहट, घबराहट, बौखलाहट। और लास्ट है आज का, लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद या प्रत्यय लगाने से बना? चले, अय्या, खिवैया। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? खिवैया, गवैया, बजैया, गवैया, बजैया। इसमें अय्या या वैया, अय्या या वैया प्रत्यय लगता है।
इसको ध्यान में रखिएगा। क्लास यहीं पे 25 क्वेश्चन थे हमारे कुल टोटल। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अब दिन तो पूरा हो गया है, आपकी रात्रि मंगलमयी हो, शुभ हो। चलिए, आप मेहनत करते रहें और हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। क्लास को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।